नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई। इस पीआईएल में राज्य सरकारों के फ्रीबीज बांटने पर विरोध जताया गया, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश की जनता को मुफ्त में मिलने वाली जो चीजें हैं उन पर आपत्ति जताई गई। कुछ सरकारें लैपटॉप बांटती हैं, कुछ साइकिल, कुछ बिजली, और दिल्ली सरकार तो हर मुमकिन चीज या तो सब्सिडाइज्ड रेट पर दे रही है या फिर फ्री में बांटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुफ्त में मिलने वाली इन चीजों से आपत्ति किसको है। मुफ्त की चीजें पाकर प्रदेश की जनता भी खुश है और जनता का वोट बैंक मिल जाने के बाद फ्रीबीज बांटने वाले राजनीतिक दल तो डबल खुश है। तो आखिरकार आपत्ति किसको है? दिक्कत है देश की इकोनॉमी को, दिक्कत है स्टेट्स की इकोनॉमी को। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के द्वारा एक पीआईएल फाइल की गई है। इस पीआईएल के मुताबिक राज्य सरकारों की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी सरल भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो उनका जो उधार है जो उन्हें केंद्र सरकार को चुकाना है उसका हिसाब मार्च 2021 तक 59,89,360 करोड़ का हो चुका है, यानी कि 59,79,360 करोड़। लेकिन राज्य सरकारें अब भी नहीं रुकी हैं। बिना हिसाब किताब का ध्यान किए अब भी मुफ्त में चीजें बांटी जा रही हैं। सिर्फ इस साल के जनवरी महीने से ही अगर अब तक का हिसाब निकाला जाए, राज्य सरकारें अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करवाने वाले प्रोग्राम्स तैयार कर चुकी है और कुछ राज्यों में तो चुनाव होने अब भी बाकी हैं। सरकार की जेब में बड़ा छेद करने वाले कुछ वादों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएं कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रीबीज को रेवड़ी कल्चर कहकर संबोधित किया था और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस पर रोक लगाने की जरूरत है क्योंकि ये फ्रीबी कल्चर, ये रेवड़ी कल्चर लोगों के लिए सही नहीं है। जिसके बाद विपक्ष दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमलावर हो गए और कहने लगे कि प्रधानमंत्री ये चाहते ही नहीं कि गरीबों को कुछ भी मुफ्त में दिया जाए, सिर्फ अपने इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स को मदद करने की कोशिश करते हैं। इस रेवड़ी वाले बयान से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ खास नाराज हुए। वजह तो हम और आप समझ ही सकते हैं, लेकिन जरा आप ही सोचिए कि केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल के दौरान मुफ्त में अनाज नहीं बांटा गया। क्या सिर्फ राज्य सरकारें ही प्रदेश की जनता को फ्रीबीज देती है? क्या केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को रिझाने के लिए कभी भी मुफ्त में कुछ बांटने की घोषणा नहीं की गई या फिर चीजें सब्सिडाइज्ड रेट्स पर देने का वादा नहीं किया गया? अगर एक सही है तो दूसरा गलत क्यों है? चलिए आपको अब इस बात को एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण लेते हैं पंजाब का, जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नई सरकार बनाई है। अब पंजाब की फाइनेंशियल कंडीशन सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हमने आखिरकार यही एक एग्जाम्पल क्यों सेलेक्ट किया है। पंजाब की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले ही यह वादा कर दिया था कि 1 जुलाई 2022 से पंजाब के हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। जी हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसकी तरफ पहल करना भी शुरू कर दिया। इस वादे के बाद प्रदेश की जनता तो खुश हो गई थी, लेकिन सरकार के वादों को हकीकत में बदलता हुआ देखकर उनकी खुशी और डबल हो गई। लेकिन पंजाब की इकोनॉमी इससे जरा तंग हो रही है। पंजाब पूरे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा गर्दिश में डूबा हुआ है। अब तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक साल 2026 से 27 के बीच में पंजाब की डेट जीएसडीपी रेशियो 45% से ज्यादा हो जाएगी। डेट जीएसडीपी रेशियो राज्य सरकार ने जो उधार लिया है और उसके जीडीपी के बीच का जो रेशियो है उसे कहा जाता है, यानी कि इसे आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि जो उधार आपको चुकाना है और जितनी आपकी कमाई है उसके बीच का रेशियो। पंजाब अब भी सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। फिलहाल पंजाब अपने रेवेन्यू का 13% जो हिस्सा है, यानी कि 13% हिस्सा सब्सिडीज पर खर्च कर रहा है और आने वाले सालों में स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। वहां भी हालात कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं है। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से लिया कर्ज लौटाने के बजाय इसी तरीके से फ्री में चीजें बांटती रहेगी, तब
देश के लिए, स्टेट्स के लिए काफी ज्यादा टेंशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि ऐसे केंद्र सरकार को स्टेट्स को देने के लिए दूसरे देशों से उधार लेना होगा। ऐसी स्थिति में देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा और देश के टैक्स पेयर्स पर भी बोझ बढ़ता रहेगा, क्योंकि अक्सर जो फ्रीबीज दी जाती है वो गरीबों को मिलती है और ये वो लोग होते हैं जो कि टैक्स पेयर्स की भूमिका नहीं निभाते और टैक्स देने वाले लोगों को कुछ हासिल नहीं होता सिवाय इस बढ़े हुए बर्डन के। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो राज्य सरकारें फ्रीबीज को वोट बैंक तैयार करने का सबसे आसान तरीका समझ रही है, वो ज्यादा उधार हो जाने के बाद मुफ्त में मूंगफलियां भी ठीक तरीके से नहीं बांट पाएंगी। जी हाँ, स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो सकती है। हमने आपको अभी पंजाब का एग्जाम्पल दिया था ना। पंजाब पर फिलहाल 2,49,187 करोड़ का उधार है और मुफ्त में जो बिजली आम आदमी पार्टी की सरकार बांटे जा रही है उसका हिसाब तो अब तक इसमें जोड़ा भी नहीं गया और उसके बिना ही इतना लाखों करोड़ों का जो बकाया है वो पंजाब की सरकार को देना है। अब चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये फ्रीबीज है क्या और ये कब वरदान और कब श्राप बन सकती है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से अगर समझे तो कोई भी ऐसी पॉलिसी जिससे प्रदेश के टोटल प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी पर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसे फ्रीबी कहते हैं। जैसे कि चुनाव से पहले दिए जाने वाले टीवी, लैपटॉप, फ्री पानी, बिजली, मिक्सर, जूसर, साड़ियां, ऐसी तमाम चीजें, इन्हें फ्रीबीज की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन द क्विंट ने फ्रीबीज की एक बड़ी सटीक डेफिनेशन दी है। द क्विंट के मुताबिक फ्रीबीज का मतलब होता है राइट पॉकेट से पैसे निकालकर उन्हें लेफ्ट पॉकेट में डाल देना। अगर सोचा जाए तो ये डेफिनेशन कहां से गलत है, क्योंकि टैक्स पेयर्स के पैसे से ही प्रदेश की जनता को गिफ्ट दिए जाते हैं और कहा जाता है कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन अगर उसका बजट चेक करने जाएंगे तो ये पैसे आखिरकार आते कहां से हैं? आपकी राइट पॉकेट से। और गिफ्ट कहां जाते हैं? आपकी लेफ्ट पॉकेट में। इसकी शुरुआत मद्रास से हुई थी, जब वहां की सरकार ने 1954 से 1963 के बीच में बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील दिया था। 1967 में डीएमके की तरफ से चुनाव में जीत हासिल होने पर 4.5 किलो चावल को 1 रुपए में देने का वादा किया गया था। बात यहाँ नहीं रुकी, इसके बाद भी डीएमके ने कुछ बड़ा ऐलान किया था। डीएमके ने साल 2006 में अपने वोटर्स को कलर टेलीविजन दिया और इसके बाद तो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बोलियां ही लगने लगी। लोग एक के बाद एक चीजें अपने वोटर्स को ऐसे ऑफर करने लगे मानो कि सरकार के पास कुबेर का खजाना आ गया हो। नॉर्थ इंडिया में फ्रीबीज की ताकत साल 2015 में दिखी, जब अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त पानी, बिजली का वादा किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक ऐतिहासिक जीत मिली। खैर, आगे बढ़ते हैं। फ्रीबीज को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, मेरिट फ्रीबीज और नॉन मेरिट फ्रीबीज। अब चलिए ये समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसी फ्रीबीज जिनसे लोगों को फायदा मिले, जो वाकई लोगों की जिंदगी कुछ हद तक आसान कर दे, वो मेरिट फ्रीबीज होती है। जैसे कि सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दिए जाने वाली फ्री पानी, चावल, अनाज, फ्री बिजली और कई ऐसी चीजें जो कि एक्चुअली लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दिया गया था, जो मुफ्त अनाज बांटा गया था, ये सारी चीजें मेरिट फ्रीबीज में आती है। लेकिन ऐसी चीजें जिनसे सिर्फ वोट बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म में लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिलता है, सिर्फ वो वोटर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मिक्सर, जूसर, साड़ियां और कई बार तो शराब की बोतलें भी, इन सारी चीजों को नॉन मेरिट फ्रीबीज कहा जाता है। बिहार जैसे गरीब प्रदेशों में इनकी वजह से वोटिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा बदलता है, क्योंकि इन चीजों के लालच में आकर लोग ये भूल जाते हैं कि कौन बेहतर तरीके से प्रदेश संभालेगा और इस बात पर वोट डालते हैं कि उनका घर कौन भरेगा। और ये एक बड़ा कारण है कि फ्रीबी कल्चर या रेवड़ी कल्चर का विरोध अब किया जा रहा है। अपनी एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने भी इसे लेकर कुछ वार्निंग्स दी है। एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने इस बात का जिक्र किया है कि बढ़ती सब्सिडीज की वजह से राज्य सरकारों पर काफी ज्यादा अब बर्डन बढ़ चुका है और ये कोरोना के बाद से पहले ही काफी स्ट्रेस्ड सिचुएशन में है। और आरबीआई ने फ्रीबीज पर खर्च किए जाने वाले पैसों को लेकर विचार करने की बात कही है।
आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि नॉन मेरिट फ्रीबीज, बढ़ती लायबिलिटीज और स्टेट्स के ओवरड्यूज की वजह से नए रिस्क फैक्टर्स भी अब बढ़ते जा रहे हैं। फ्रीबीज को लेकर चल रही डिबेट काफी ज्यादा पेचीदा है। इसके पेचीदा होने के भी कई कारण हैं, क्योंकि फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स यानी कि वो स्कीम्स जो सरकार की तरफ से चलाई जाती है, इनके बीच में कई बार बस एक बाल बराबर का फर्क होता है। इसीलिए जब भी किसी प्रदेश की सरकार कोई ऑफर सामने रखती है तो ये समझना कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये कोई फ्रीबी है या फिर एक वेलफेयर स्कीम। दोनों में फर्क करने के कुछ पैमाने होते हैं। स्कीम डिजाइन कैसे की गई है, कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगी, भविष्य में इससे कितना लाभ होगा, ये सारी चीजें हैं जिन्हें हम देखकर फ्रीबी और वेलफेयर स्कीम के बीच का फर्क समझते हैं। फ्रीबी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा था कि freebies are the cost of taxpayers' money may push the country towards imminent bankruptcy। कोर्ट का कहना है कि अगर गरीब का पेट भरना जरूरी है तो वेलफेयर स्कीम को बैलेंस करने की भी जरूरत है, यानी कि सिर्फ गरीबों का पेट भरने के लिए हम लोग पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स इनमें एक इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीबीज की वजह से इकोनॉमी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर जो बहस की गई उसके बाद पूरे तरीके से फ्रीबीज का विरोध किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस चीज का मुद्दा उठाया गया है। ये मुद्दा साल 2013 में भी उठ चुका है और कई बार उसके पहले भी इसे लेकर चर्चा की गई है। साल 2013 में भी फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहस छिड़ी थी। उस साल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि फ्रीबीज का बजट रेगुलर बजट के ऊपर जा रहा है और इस चीज को वॉच आउट करने की जरूरत है, क्योंकि फ्रीबीज जो है वो रेगुलर बजट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बेशक फ्रीबीज लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जड़ों को भी काफी हद तक हिलाकर रख देती है। सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई की राय तो हमने आपको बताई, लेकिन और भी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये भी जान लेना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि शिक्षा और स्वास्थ्य को फ्रीबी की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। वो ना केवल एक इंडिविजुअल को बल्कि पूरे स्टेट को, पूरे नेशन को काफी हद तक ऊपर लेकर जाती है। लेकिन एक्सपर्ट्स की एक चेतावनी ये भी है कि पुअरली डायरेक्टेड फ्रीबीज की वजह से देश की इकोनॉमी पर श्रीलंका जैसा संकट भी आ सकता है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर के.आर. शनमुगम का कहना है कि सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को फ्रीबीज और सब्सिडीज देनी चाहिए जिनके रेवेन्यू सरप्लस में है, यानी कि जो जरूरत से ज्यादा कमा रहे हैं वो अपना पेट भरे और उसके बाद उन एक्स्ट्रा पैसों से फ्रीबीज बांटते चले, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ आपको ये बता दें कि डेटा के मुताबिक इंडिया के सिर्फ 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रेवेन्यू सरप्लस में रिकॉर्ड किया है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या फ्रीबी कल्चर पूरे तरीके से गलत है? क्या पूरे तरीके से राज्य सरकारों को इसे खत्म करने के लिए कहा जा रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। फ्रीबीज कल्चर का इस तरीके से विरोध नहीं हो रहा कि आप इसे ऑल टुगेदर बंद कर दें। जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी कहा कि इस बहस के बहुत सारे पहलू हैं। इसे पूरे तरीके से अच्छा कहना या पूरे तरीके से फ्रीबीज को गलत कहना ये मुमकिन नहीं है। इन्हें भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फ्री मिड डे मील की शुरुआत राज्य सरकारों ने की थी। पहले इसकी काफी ज्यादा निंदा की गई, वोट हथियाने का तरीका बताया गया, लेकिन जब इसका इम्पैक्ट देखा गया तब इसे पूरे देश में लागू किया गया। इससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ी, गरीब बच्चों का स्कूल छोड़ना भी कम हुआ और इसके साथ साथ गरीब घर के बच्चों को वो न्यूट्रिशन मिला जो बिना उस स्कीम के शायद उन्हें कभी भी नहीं मिल पाता। बच्चे स्कूल अगर पढ़ने के लिए नहीं पहुंचे तो कम से कम उस एक वक्त के खाने के लिए जरूर पहुंचे और इससे ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट आई। बिहार सरकार की तरफ से जब स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल बांटने की घोषणा की गई थी तब विपक्ष दलों के नेता ने इसे काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी, इसे वोट बटोरने का एक तरीका बताया था। लेकिन साल 2006 में जब ये लॉन्च हो गई, इसके बाद 32% ज्यादा लड़कियां स्कूलों तक पहुंची और जहां लड़कियां पढ़ लिख लेती है वहां तो राज्य का उद्धार होना ही है। ये बात तो हम और आप अच्छे से जानते हैं। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि एक स्टेट की फ्रीबी
दूसरे स्टेट के लिए एक वेलफेयर स्कीम भी बन सकती है, यानी कि जहां एक तरफ चीजें फ्री की लगे तो वहीं दूसरी तरफ वरदान सी नजर आने लगती है। तमिलनाडु जैसे प्रदेश में साड़ी बांटना बस एक पॉलिटिकल स्टंट बन सकता है, लेकिन बिहार जहां 51% से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रही है, शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं है, वहां साड़ियां घरों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। एक पहलू ये भी है कि राज्य सरकारों को पूरे तरीके से सब्सिडीज या फ्रीबीज कल्चर को खत्म करने के लिए कोई भी नहीं कह रहा। जी हाँ, कहीं से भी ये नहीं कहा गया है कि आप इसे पूरे तरीके से रोक दें, बल्कि पैसे को सही चीज में खर्च करने के लिए सलाह दी जा रही है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर ये ध्यान में रखकर कि सिर्फ डिजर्विंग लोगों को ही सब्सिडी दी जाए, इस पर खर्च होने वाला अगर एक छोटा सा सेक्शन भी बचा लिया जाए, एक छोटा सा क्वार्टर भी ये लोग बचा पाए, तो इससे काफी रिसोर्सेज पर खर्च करने के लिए पैसे सेव हो जाएंगे। इन पैसों को अलग अलग सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर इन पर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तब रोजगार के अवसर भी तैयार हो पाएंगे और ऐसे में लोग सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे और टैक्स पेयर्स की भूमिका में बेहतर तरीके से उतर पाएंगे। लेकिन हमें एज वोटर्स भी थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। जब भी कोई नेता चुनाव के दौरान सोने से सजे वादे करे तो हमें रुक कर थोड़ा देखना चाहिए कि उनकी दी हुई चीजें हमें वाकई में लंबे वक्त तक कितना फायदा देने वाली है, या ये सारी चीजें सिर्फ चुनाव जीतने का एक तरीका है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जो वादे ये नेता करके चले जाते हैं, उन्हें पूरा करने के पैसे कहाँ से आएंगे। आम आदमी पार्टी तो जहां चुनाव लड़ती है वहां चीजें फ्री में देने की बात करती है। कर्ज बढ़ता जाता है लेकिन वादे कम नहीं होते। वादे पूरे भी किए जाते हैं लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, इसका हिसाब नहीं बताया जाता। गुजरात में चुनाव सर पर है और राहुल गांधी वहां एक के बाद एक घोषणा किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी बात सच कैसे होगी इसका रोड मैप कहीं से भी निकल कर नहीं आया है। राहुल गांधी का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर को 1000 के बजाय 500 में देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, 3000 नए स्कूल खोले जाएंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली भी दी जाएगी। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा, ये बताना इनके लिए संभव ही नहीं हो पा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव तो 2024 के चुनाव के लिए अभी से फ्रीबीज बांटने की घोषणा किए जा रही है। फ्रीबीज की वजह से राज्यों की कायापलट हो चुकी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फ्रीबीज की वजह से लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा सुधरी है, काफी कुछ बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि फ्रीबीज की वजह से गर्दिश में जा रहे हैं और आने वाले सालों में एक एक राज्य करके कई सारे राज्य डूब सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सिर्फ 11 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सरप्लस रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे में आप खुद इमेजिन कर देखिए कि चीजें कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसीलिए फ्रीबीज को अब सही बता पाना या गलत बता पाना टॉप लेवल एक्सपर्ट्स के लिए भी थोड़ा पेचीदा हो गया है। लेकिन इस फ्रीबी कल्चर को लेकर आपकी क्या राय है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।